एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम एनसीईआरटी की क्लास 6 डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी की क्लास 6 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर जो है 6 और 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर डाल चुका हूँ 5 चैप्टरों के, है ना। मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं आप दोस्तों। एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में साइंस पूछी जाती है दोस्तों, तो उसमें हमको बेसिक नॉलेज हो सके, क्योंकि छठवीं तो हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। एक समरी की तरह डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। हैंड राइटिंग नोट्स है, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने नोट्स बनाया था, उसी नोट्स को ही मैं पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करवा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, है ना। तो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, इसमें तो हमको कंपटीशन एग्जाम के यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, वनडे जितनी भी एग्जाम होती है, स्टेट पीसीएस में काम आए, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमने रोजमर्रा के जीवन में कई परिवर्तन देख सकते हैं दोस्तों। हम रोजमर्रा के जीवन में कई परिवर्तन देख सकते हैं। हमको कई परिवर्तन हमारे आजू बाजू ये वो दिखाई पड़ते रहते हैं दोस्तों। परिवर्तन होते रहता है दोस्तों, है ना। परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, एक का नाम है उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे उत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। एक परिवर्तन क्या होता है जिसका नाम है उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे उत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे अनुत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। अनुत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं दोस्तों। हमको ये 2 प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं आजू बाजू, अगर हम अपने आइट साइड देखेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले परिवर्तन की, जिसका नाम है उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे उत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, तो पहले मैं आपको अपनी स्टाइल में बोल के बताता हूँ। उत्क्रमणीय परिवर्तन वह बदलाव होता है दोस्तों जिसे वापस किया जा सकता है, जिसे वापस किया जा सकता है। यानी पदार्थों की अवस्था में बदलाव होने के बाद भी वह पदार्थ अपने मूल्य रूप से वापस आ सकता है दोस्तों। ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। ऐसे परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। और भौतिक परिवर्तन जो भी है वो उत्क्रमणीय यानी उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण होते हैं दोस्तों। तो वही लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी के हिसाब से। ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई पदार्थ किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु उसे पूर्व रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु उसे फिर से पूरे यानी पहले जैसा था वैसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। उसे ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। उसे ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये सब फिर से वापस कर सकते हैं कि नहीं अपन। जैसे गुब्बारे को फुलाना और वापस पिचका देना, तो ये सब कौन सा उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी कि कौन सा परिवर्तन? उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों। तो ये कि एग्जाम्पल ये याद रखना है, गुब्बारों का फूलना और पिघलना, ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। देखो स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को अपन ने खींचे तथा छोड़ने पर पूर्व अपनी अवस्था में लाना, तो ये किसका उदाहरण है? ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। चीनी का जल में घोल कर, चीनी को अपन ने जल में घोल लिया, पूरी घुल गई, फिर से उसको गर्म करेंगे दोस्तों और वापस चीनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा विद्युत बल्ब का जलना एवं बुझना, विद्युत बल्ब का जलना एवं बुझना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखना है। यह सब परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। ये जितने ही परिवर्तन हमने यहाँ पे बताए, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ये याद रखना है। तो ये एक परिवर्तन समझ में आया क्या? ये सब उत्क्रमणीय परिवर्तन है दोस्तों, जिसे उत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। ये सब उसके एग्जाम्पल है, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे लेता है और पूछ लेता है ना। और अपने को यही पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है ना। बदलाव वापस किया जा सकता है, यानी बदलाव होता है जिसे वापस भी किया जा सकता है, यानी पदार्थ में अवस्था में बदलाव होने के बाद वह पदार्थ अपने मूल्य रूप से वापस आ सकता है, वैसे को भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये वाला सेकंड वाला जो पढ़े थे अपन ने, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे
क्रमित परिवर्तन कहते हैं दोस्तों ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु को नए रूप में बदल कर पुनः नए रूप में बदल कर उसे पुनः पूर्व अवस्था में ना लाया जा सके, है ना, उसे पूर्व अवस्था में ना लाया जा सके, ऐसे परिवर्तन जो होते हैं ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी पदार्थ में होने वाले इस तरह के बदलाव केवल एक दिशा में ही होते हैं दोस्तों, केवल एक दिशा में ही होते हैं, वापस उस दिशा में नहीं लौट सकते, केवल एक दिशा में ही होते हैं, वापस उस दिशा में नहीं लौट सकते दोस्तों। जैसे कि पहले एग्जाम्पल देखेंगे, आटे से रोटी को बनाना और उसको फुलाना। आटे से रोटी को बनाना, रोटी बना के पक गई, अब वापस उसको आटा बना सकते हैं क्या? अपन नहीं बना सकते हैं, लेकिन अलग टाइप की बनेगी वो, है ना, वही दिशा में नहीं बनेगी। खिलौने का टूटना और फिर से वापस उसको जोड़ देना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है ना। यानी ये सब रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे इसको। देखो ये वाला तो रासायनिक नहीं है, लेकिन इसी को क्या कहा गया है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा गया है। इसे ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा गया है दोस्तों। फूलों से मकरंद का शहद में बदल देना। जो फूलों से रस लेकर जो मधुमक्खी मकरंद को शहद में बदल देती है, नहीं शहद यानी रस को मकरंद में बदल देती है, शहद में परिवर्तन कर देती है, तो ये भी कैसा है? ये अनुक्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भोजन का पचना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ सभी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, यहाँ सभी रासायनिक परिवर्तन है। एनसीईआरटी में इतने एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी और एग्जाम्पल मैं बोल के बता देता हूँ, है ना। जैसे लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, दूध का दही बनना, टायर का घिसना, ये भी रासायनिक परिवर्तन, गेहूँ का आटा बनाना, रोटी पकाना, बीज का उगना या उसका वृक्ष बनाना, है ना, यानी वृक्ष बनना, लकड़ी का जलना। उसके अलावा बस इतना ही है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, ये याद रखना है ना। परिवर्तन क्या होता है? तो पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसे परिवर्तन लाया जा सकता है दोस्तों। परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन लाया जा सकता है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें थी चैप्टर नंबर 6 से अपने को जानने लायक, जो आगे चल के बड़ी क्लासों में अपने को काम आएगा, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए। तो पौधों को थोड़ा बहुत अपन यहाँ जान लेते हैं 6वीं क्लास के हिसाब से, है ना। पौधों को थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो जानेंगे क्या? चलो आइए शुरू करते हैं पौधों को जानिए वाला चैप्टर, है ना। तो देखो पौधों को जानिए के बारे में हमको क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 है विज्ञान का। तो पौधों का वर्गीकरण देखते हैं सबसे पहले। तो पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर किया गया है दोस्तों। उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर किया गया है। एक होता है शाख, दूसरा होता है झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष। तीसरा क्या होता है? वृक्ष। तीन है दोस्तों, तीन है ना। तो अपन बोल सकते हैं पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर किया गया है। तो शाखाओं के आधार पर किया गया है। तो 3 आधार होते हैं। तो एक है कौन सा? शाख, दूसरा झाड़ी, तीसरा होता है वृक्ष में किया गया है। 3 होते हैं, याद रखना है, 3 होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, विसर्फी लटा। एक होता है विसर्फी लटा, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, वैसे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विसर्पी लटा कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि अपन देखें तरबूज का होता है, लौकी का बेला, है ना, और कई प्रकार के बेले। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विसर्पी लटा। उन्हें क्या कहा जाता है? विसर्पी लटा। एक होता है आरोही लटा दोस्तों। आरोही लटा जो है, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहते हैं। ऐसे पौधों को आरोही लटा कहते हैं। जैसे सेमी का बेला, और जितने बेले नहीं होते, करेला का बेला,
है ना, कई प्रकार के रहते हैं दोस्तों, है ना, तो उनको ये कहते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा शाख, झाड़ी और पेड़ से भिन्न है दोस्तों ये, है ना, क्योंकि अपन ने 3 पढ़े थे, शाख, झाड़ी और पेड़, तो इनसे भिन्न है ये, तो ये 2 अलग है, इनसे भिन्न है, शाख, झाड़ी और पेड़ से भिन्न है, याद रखना है। एक होता है दोस्तों तना, तो तना आपने सुना ही होगा, पौधों को मजबूती प्रदान करता है। जो तना होता है वो पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है दोस्तों, तना जो है वो पत्तियों तक जल पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? जल पहुंचाता है। तने से जल ऊपर चढ़ता है, ये भी पता हो ना, एनसीईआरटी बुक में चित्र बना के भी दिया हुआ है, ये मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो तने से जल ऊपर चढ़ता है दोस्तों, ये पता होना। पत्तियां जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। जो पत्तियां जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है, जैसे ये पत्ती हो गया, ये तना हो गया और ये पत्ती हो गया, है ना, तो ये वाले भाग को कहते हैं दोस्तों, ये वाले भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं, ये पता होना, जिस भाग से जुड़ी होती है। पत्तियों के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं दोस्तों, पत्तियों के चपटे हरे भाग जो होता है, ये चपटा हरा भाग, इसको फलक कहते हैं, फलक, इनको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, ये पता होना, है ना। उसके अलावा देखो ये दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन में यानी सूर्य के प्रकाश में भोजन को संश्लेषित करता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन को संश्लेषित करता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वातावरण में ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों, इस प्रक्रिया में वातावरण में ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों। तो क्लास 6 के हिसाब से इतना ही। 7th में देखेंगे अपन डिटेल में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में भोजन को संश्लेषित करता है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया में वातावरण में ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट है, पत्तियां हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पत्तियां हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जल की वह बूंद पत्तियों से जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प, देखिए नेक्स्ट फैक्ट है, जल की वह बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है ना, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जल की वह बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है ना। एनसीईआरटी की बुक में चित्र भी बनाया गया है, पॉलीथीन से बांध देते हैं उसको और उसमें पॉलीथीन में दिखाते हैं, ये देखो ये निकली है करके, है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ जड़ के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी में जड़ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मुसला जड़, है ना, और दूसरी होती है रेशेदार जड़। तो मुसला जड़ क्या होती है? तो कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है, यह मोटी और सीधी होती है दोस्तों, और जमीन में गहराई तक जाती है ना। मुख्य जड़ को मुसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। छोटी जड़ जितनी है वो पार्श्व जड़ कहलाती है। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे एक मेन जड़, फिर यहाँ से एक ऐसी निकली रहती है, उसको मुसला जड़ कहते हैं। नेक्स्ट है रेशेदार जड़। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, तने के आधार से निकलती है ये, और इन्हें झाकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। देखो ये, है ना, ये पूरे रेशे ही रहते हैं, इसमें तने से निकलते हैं, पूरे रेशे ही निकलते हैं। अब बात करते हैं अपन पुष्प की, है ना। पुष्प के बारे में भी इसमें बताया गया है, तो पुष्प को देखते हैं। देखो दोस्तों, पुष्प तो का मतलब होता है फूल। तो पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं आमतौर पर
एक फूल के चार भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। एक को बोलते हैं, एक होता है बाह्यदल, दूसरा होता है पंखुड़ियाँ या पंखुड़ी बोलते हैं, तीसरा होता है पुंकेश्वर, तीसरा होता है पुंकेश्वर। ये पुंकेश्वर को ही पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, है ना। इसी को पुमंग कहते हैं, याद रखना है ना। और चौथा होता है स्त्री केसर। चौथा क्या होता है? स्त्री केसर। और ये चारों भागों को क्या कहते हैं? इन भागों को पुष्प कुंडलियाँ भी कहा जाता है। इन चारों भागों को पुष्प कुंडलियाँ भी कहा जाता है, ये याद रखना है ना। तो एक होता है बाह्यदल, दूसरा होता है पंखुड़ी, एक होता है बाह्यदल, दूसरा होता है पंखुड़ी, है ना, तीसरा होता है पुकेश्वर। तो पुकेश्वर को पुमंग भी कहते हैं, है ना, पुमंग भी कहते हैं। पुकेश्वर, पुकेश्वर जो होता है दोस्तों, ये फूल का नर भाग को दर्शाता है। फूल के नर जनन अंग है ये, एक प्रकार के, क्या है ये? फूल के नर जनन अंग है। इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो परागकोश, दूसरा तंतु। एक होता है परागकोश, दूसरा होता है तंतु, है ना। एक होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु। एक होता है परागकोश और दूसरा होता है दोस्तों तंतु, है ना। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है ये। एक होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर को ही अंडप भी कहते हैं, है ना। इसको जायांग भी बोलते हैं दोस्तों। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है, ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इसके भी तीन भाग है दोस्तों। जो स्त्री केसर है उसके तीन भाग है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसमें बीजांड होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बीजांड किस में होता है? वर्तिकाग्र में होता है। वर्तिका में होता है, एक बीच वाला भाग को वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे का भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। सबसे नीचे का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है? मादा जनन अंग कौन सा होता है, ये पूछा जाता है ना। इसमें नर जनन अंग कौन सा होता है, ये पूछा जाता है। इनके दोनों भाग के नाम पता रहना चाहिए और इनके भी भाग के नाम पता रहना चाहिए। और इसमें बीजांड किस में होता है, ये पूछा जाता है दोस्तों। अब आखिरी में देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, ज़्यादातर फूल उभयलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं, मगर किसी में एक ही भाग होता है उसे एक लिंगी कहते हैं। किसी में एक ही भाग होता है उसको एक लिंगी कहते हैं दोस्तों। तो आगे की क्लास में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उभयलिंगी के और एक लिंगी के। इस तरीके से 2 लेक्चर कंप्लीट किया मैंने, 2 चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।